हाय एवरीवन, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये, अभी कोविड पेंडेमिक में आपको इसका रिलेवेंस नहीं दिखेगा, बट द कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑलमोस्ट लाइक एवरी इकोनॉमिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टडी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन की, जो जनरली टारगेट रहता है, और हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी इसी चीज के लिए इम्प्लाई करती है कि वी नीड अ स्टडी ग्रोथ इन अवर इकोनॉमी एंड लो इन्फ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। सो इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2019 में आया था, दैट इज बिफोर कोविड, and they say कि our GDP was growing as one of the fastest rate, which was very true also। तो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दिस क्वेश्चन इज स्टिल रेलेवेंट। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि दिस सिचुएशन इज गोइंग टू स्टे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, इवन दो मेनी ऑफ यू माइट थिंक कि ये अभी तो आउट ऑफ रेलेवेंस हो गया, इसकी क्या जरूरत है, बट ट्रस्ट मी, इसकी जरूरत है। जस्ट स्टे विद मी फॉर द नेक्स्ट 10-12 मिनट्स, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टडी जीडीपी ग्रोथ एंड द लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप? क्वेश्चन को समझो। पहले आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि आपके विचार में जो स्टडी जीडीपी ग्रोथ है कि एक सही रेट से जीडीपी बढ़ रही है, और जो इन्फ्लेशन है वो कम इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, तो क्या इन सबको अब हम ये बोलें कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक बढ़िया शेप में है, कि मतलब अच्छी तरीके से इकोनॉमी में सब बढ़िया चल रहा है? आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, चाहे हाँ बोलो चाहे ना बोलो, उसमें यू हैव टू गिव द रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। नाउ पहले एक बार कंटेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगी, क्योंकि एक बार जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग व्हेन आई से कि इकोनॉमी इज इन गुड शेप। हाउ डू यू डिफाइन कि कोई इकोनॉमी गुड शेप में होगी क्या, एंड हाउ डू यू डिफाइन कि स्टडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन क्या है? तो इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही ग्रेजुअल ट्रांजिशन विटनेस करा है फ्रॉम ए पीरियड ऑफ वेरी हाई एंड वेरिएबल इन्फ्लेशन था एक टाइम पे, वहां से फिर हमने धीरे धीरे कंट्रोल करके 4+-2 जो हमारा आरबीआई का टारगेट रहता है उस लिमिट के अंदर आ गए हैं। तो अभी हालांकि कोविड के अंदर इन्फ्लेशन फिर से इंक्रीज हो गया है, विच हैज इट्स ओन वेरी वैलिड रीजंस आल्सो। तो ये काफी स्टेबल एंड लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन पे हम पहुंच गए थे। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद में से तो खैर सिचुएशंस काफी चेंज हो गई हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड हियर ओनली। ठीक है, हम पोस्ट कोविड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ लो इन्फ्लेशन जो है, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। इससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर मनी का जो इन्फ्यूजन है वो बहुत ही कंट्रोल रहता है। एक्सेसिव मनी होने से अगर मार्केट में लिक्विडिटी ऑफ द मनी बहुत ज्यादा हो जाती है, देन इट हैज हायर इन्फ्लेशन रेट। लोग बहुत ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो लो इन्फ्लेशन जनरली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इकोनॉमिक स्टेबल दिख रही है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं हम उसको सेव कर सकते हैं, हम बैंक में डाल सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट में, गोल्ड में। ये सब क्या है कि अभी उसको बोलते हैं ना कि अप्रोचेबल है, कि हाँ आप यहाँ पे खर्च कर सकते हो। और ये एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस की, हमारे यहाँ पे बढ़िया एफडीआई आता है, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा रहता है, तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं कि हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। नाउ एक जो सबप्राइम क्राइसिस आया था यूएसए में 2007-8 के अंदर, उसके बाद में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 5% तक गिर गया था, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट तक चला गया था, लगभग 11-12% तक चला गया था। लेकिन 2011 के बाद से आरबीआई ने सक्सेसफुली जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया का, उसको कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को 2 से 6, 4+-2 की रेंज में इसको कंट्रोल करके रखा है। और जीडीपी जो है हमारी 6-8% आराम से बढ़िया से चल रही थी। तो ऊपर से देखने पे यही लगता है, अगर हम डेटा देखते हैं, कि हाँ इकोनॉमी इज गुड, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, जीडीपी स्टडी ग्रोथ से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तो क्या इज इट गुड फॉर अवर कंट्री? पहली बात तो है कि हाँ देखो, लो इन्फ्लेशन अच्छी चीज है। अगर महंगाई कम होती है तो मतलब है कि जो पुअर पर्सन है वो भी अपनी डिमांड फुलफिल कर सकता है, तो डेफिनेटली प्रमोट स्टेबिलिटी तो है ही। कॉन्फिडेंस भी लेके आता है इकोनॉमी के अंदर कि हाँ यार इतनी महंगाई नहीं है, हम घर खरीद सकते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी लेके आता है और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। वेरी अंडरस्टैंडेबल। हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई होती है, तो अभी मतलब मान लो कि जैसे कभी कभी प्याज की रेट 80 रुपए किलो, 100 रुपए
किलो हो जाती है, जो टमाटर हैं वो भी 50 रुपए किलो पहुंच जाते हैं। तो गरीब इंसान के लिए ये जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती है ये भी बहुत दूर की हो जाती है। जकूनी, ब्रोकली, XYZ तो सोच छोड़ ही दो, ठीक है। पर लो इन्फ्लेशन जो है ये डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करता है, अच्छी बात है, करता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? दो इनकम होती है, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2, डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है कि भाई आपके पास आपका जितना भी लोन वगैरह लेके रखा था, डायरेक्ट इंटरेस्ट वगैरह कट के आपके पास कितनी सैलरी आई, उसके बाद में आपने क्या करा कि इसको डायरेक्ट टैक्स भी तो दोगे सरकार को, तो आपकी पर्सनल इनकम माइनस टैक्स के बाद में जो पैसे आपके अपने खर्चे के लिए बचे, कि अब मेरे पास 50,000 का सैलरी आया था, उसमें से मैंने 7,000 रुपए लोन में दे दिया, अब मेरे जो पीछे 43,000 रुपए 43,000 रुपीज बचे, दैट इज डेफिनेटली माई मनी, मैं जैसे खर्च करूँ वो मेरे डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर लो इन्फ्लेशन रहता है तो इससे क्या है कि डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, राइट। नहीं तो मानो कि आपका सब्जी या घर खर्च के अंदर अगर 10,000 रुपए जाता है नॉर्मली, और अगर ये हाई इन्फ्लेशन रहता तो आपका ये 10 की जगह 12,000 या 13,000 रुपए जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है और इससे डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट अभी सस्ती है तो लोग क्या होंगे कि अगर डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज हो गई तो इकोनॉमी में क्या होगा, सप्लाई के लिए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो लो इन्फ्लेशन और हाई जीडीपी ग्रोथ जो है इंडियन एक्सपोर्ट को और कॉम्पिटिटिव बना देते हैं। इससे क्या है कि हमारा इंडियन एक्सपोर्ट चीप हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है, तो कॉम्पिटिटिव होता है। स्टडी ग्रोथ जो है गवर्नमेंट को एक बैलेंस शीट मेंटेन करने में, इंप्रूव करने में हेल्प रखती है और फिस्कल डिफिसिट को भी चेक में रखती है। तो दिस इज गुड। लो इन्फ्लेशन से हमारी इंटरेस्ट रेट भी चेक में रहती है, जिसकी वजह से जो बैंक हैं वो लोअर रेट पे कॉर्पोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, तो उनको अच्छे से पैसे मिलते रहते हैं। स्टडी ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे कि जीएसटी था। तो स्टडी ग्रोथ से बेटर रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट है। जीएसटी से आपको पता होगा कि हमारा जो टैक्स अर्निंग है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। उसके बाद एक हमारा तो इससे क्या होगा कि बेटर रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स निकल के आते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का डिफरेंट सोशल सेक्टर के अंदर रेवेन्यू, जब आपकी दो रिसीट होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। तो रेवेन्यू के अंदर रेवेन्यू रिसीट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर हमारे टैक्सेस वगैरह आते हैं। तो अगर आपको टैक्स में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च करेगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि जैसे स्कीम्स आ गई हैं, बहुत सारी पेंशन हो गई है, सैलरी हो गई है, ये सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाती है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़िया सोशल सेक्टर स्कीम पे सरकार खर्च करेगी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, जैसे 17% हाइक मिला था। तो लो इन्फ्लेशन से अर्बन एरिया में रहना भी मैनेजेबल हो जाता है, मिडिल क्लास को थोड़ी रिलीफ हो जाती है। नहीं तो जनरली आपने सुना होगा कि अरे शहरों में रहना कहाँ सस्ता है, कितना महंगा है, कितना खर्चा होता है, रेंट इतना ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन, सब्जी, सब कुछ, हर एक चीज क्योंकि हमको पैसे पे खरीदनी पड़ती है। तो लो इन्फ्लेशन से ये चीजें मैनेज रहती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि लो इन्फ्लेशन या फिर अगर आप स्टडी जीडीपी ग्रोथ का बोल रहे हो तो आपकी इकोनॉमी अच्छी हेल्थ में है क्या। देयर इज एन अनदर पॉइंट ऑल्सो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हो गए, ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी कंपनीज जो अपना जो उधार था वो कमर्शियल बैंक को चुका नहीं पा रही हैं, तो वो क्या हो रही है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन रही है। तो इसकी वजह से ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, मतलब एक तो जो कंपनी जिसको लोन दिया और एक जो बैंक जिसने लोन दिया, इन दोनों के जो बैलेंस शीट है उसके अंदर नेगेटिव दिखा रहा है। ये कंपनी इसको लोन चुका नहीं पा रही है और बैंक ने जो इसको लोन दिया वो इसको ये रिफिल नहीं कर पा रही है, तो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम दिखाई देता है। IL&FS एंड NBFS क्राइसिस जो था ये आपको बताइए कि क्यों हुआ था। उसके बाद ओपेक का ऑयल कट एंड इम्पोर्ट है, हमारा इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस एक्सपोर्ट। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये क्या ये बताती है कि नहीं सिर्फ स्टडी ग्रोथ या लो इन्फ्लेशन से यू कैन नॉट से कि इकोनॉमी अच्छी शेप में है क्या, और भी मैटर करते हैं, जैसे कि बैंकों की सिचुएशन क्या है, जैसे कि कंपनीज की सिचुएशन क्या है, हमारी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनकी सिचुएशन क्या है, ऑयल इंपोर्ट का क्या रेट है। अगर ऑयल इंपोर्ट का रेट बहुत ज्यादा कर दिया तो क्या होगा उससे,
हमारा जो बैलेंस शीट है वो बिगड़ जाएगा, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस एक्सपोर्ट। तो ऐसे में ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि आपका इकोनॉमी का क्या शेप चल रहा है। 2018 में रुपए जो है वो हिस्टोरिकली डॉलर के अगेंस्ट वीक हो गया था, मतलब $1 के लिए हमको 74 रुपए देना पड़ा था। अभी रुपए का स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस एक सेकंड के लिए समझ लो। अगर $1 पे हमको 74 रुपए देना पड़ा, मतलब वीक है, और अगर $1 पे मैंने 40 रुपए दिए हैं, मतलब 40 रुपए का $1 है, तो मतलब मेरा रुपया स्ट्रांग है, मतलब डॉलर कम पैसे के अंदर $1 आ रहा है, मतलब मेरा रुपया स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको $1 के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि रुपए वीक है, और आपको $1 खरीदने के लिए कम रुपये देना पड़ रहा है, मतलब आपका जो रुपया है वो स्ट्रांग है। तो ये जो वीक रुपया है वो एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे प्रोटेक्शनिज्म में भी प्रॉब्लम होती है। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर एक हो गया, फ्लिनिशनरी ट्रेंड चल जा, एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो गया था। तो एग्रेरियंस के जो कंटिन्यूसली फार्म लोन्स वेव हो रहे थे, आप याद करो 2-3 साल पहले कंटिन्यूसली हर साल ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर ये इस तरह का लोन वेवर सिचुएशन चल रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। रिजर्वेशन डिमांड, अभी सुप्रीम कोर्ट ने मराठास को हटा दिया है कि नहीं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये जो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, हाँ डीमोनेटाइजेशन वाज आई वाज सेइंग, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद में जो नंबर ऑफ टैक्स एसेसीज हैं जो टैक्स भरते हैं उनका इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। तो लोग अपनी रिपोर्टेड इनकम हाइड करते हैं, मतलब अगर किसी का 50 लाख रुपए महीने का इनकम होता है तो वो उसको 50 लाख ना दिखा के उसको 30 लाख 20 लाख दिखाता है, उसको बाकी जो पैसा है वो कहीं से ब्लैक मनी से या फिर दूसरे रूट से लेके आता है, तो वो सिस्टम के अंदर आता नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट खुद स्ट्रगल कर रही है कि अपने फिस्कल डिफिसिट की जो टारगेट है, उसकी जो डेडलाइन है उसको मीट करे। क्योंकि अगर लोग अपनी इनकम छुपा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कम टैक्स पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार के पास कम पैसा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार के पास पैसे कम है, मतलब पैसा आ कम रहा है, खर्चा उतना ही है या बढ़ रहा है। तो ऐसे में फिस्कल डिफिसिट होता जा रहा है। सितंबर अगस्त 2019 में सरकार ने एक सीरीज ऑफ फाइनेंशियल स्टिमुलस मेजर्स चलाए थे, जिसमें लाइक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत स्लो डाउन हो गया था, तो उनको पुश करने के लिए कुछ चलाया था। तो इकोनॉमी गुड शेप में है, में ऐसे सारे मेजर्स अनवारंटेड रहते हैं। यू कैन नॉट वेरी एग्जैक्टली से कि स्टडी जीडीपी ग्रोथ रेट या लो इन्फ्लेशन से यू कैन नॉट से कि इकोनॉमी इज इन गुड शेप, क्योंकि यहाँ पे और भी फैक्टर होते हैं। बैंकों में क्राइसिस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइसिस, इनएडिक्वेट ग्रोथ इन रेवेन्यू कलेक्शन और कंज्यूमर डिमांड मीट करना, प्रोटेक्शनिज्म एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दीज आर सम फैक्टर जो इंडियन इकोनॉमी की एक्चुअल शेप को दिखाते हैं। तो आगे का क्या तरीका हो सकता है कि इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी में क्या होगा कि या तो सरकार बैंक रेट, जो आरबीआई है, आरबीआई या तो वो बैंक रेट कम करेगी या तो वो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगी, या कुछ भी, मतलब जिस तरीके रिवर्स रेपो रेट तो इंक्रीज करने से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या होगा कि मार्केट के अंदर मनी का इन्फ्यूजन होगा। जितनी ज्यादा मार्केट में मनी आएगी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो एमएसएमईज को भी जब लोन मिलेगा तो इकोनॉमी वापस सर्कुलेट होना स्टार्ट होगी। इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, मनरेगा हो गया, रूरल हाउसिंग हो गया, या फिर स्किल डेवलपमेंट हो गया, इन सब के थ्रू जब सरकार पैसे सोशल स्कीम्स में इन्फ्यूज करना स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे इनकम जनरेशन होगी और डिमांड इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जैसे कि अपनी ये हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ताकि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मतलब उनको पैसा मिलेगा मतलब वो मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे, डिमांड होगी और उससे इकोनॉमी रन होगी। तो ये अभी पूरा अब आपको समझ आया कि अगर मैं बोल रही हूँ कि जीडीपी ग्रोथ स्टडी है और लो इन्फ्लेशन है, तो क्या कैन यू से कि इंडियन इकोनॉमी इज इन गुड शेप? एग्जैक्टली यू कैन नॉट से कि इंडियन इकोनॉमी इज इन गुड शेप, लेकिन हाँ आप बोल सकते हो कि हाँ है शेप में, अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे और भी मेजर्स हैं जिन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दीज वर अवर टॉपिक्स जो हमने रीजन दिए हमारे आर्ग्यूमेंट के लिए। नाउ आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन इरेलीवेंट नहीं है, ठीक है। इन लॉन्ग टर्म के अंदर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हाउ डू यू से कि इकोनॉमी इज इन गुड शेप और इन बैड शेप, तो ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।